7 जुलाई 2024 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीटेट परीक्षा से संबंधित है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा के लिए तो आपके लिए जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सीटीबी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो देखिए, शिक्षार्थी जो है अधिगम प्रक्रिया में उन्हें कब रुचि आती है, वे जो है कब व्यस्त रहते हैं और सक्रिय रूप से जो है शामिल रहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। उनके पास जो पूर्व ज्ञान है उसे जो है यदि पृथक किया जाएगा, नकारा जाएगा तो वे जो है सीखने में रुचि नहीं रखेंगे, तो ये गलत है। और जब उनका जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ जो है नए ज्ञान को जोड़कर सीखने को उन्हें मौका दिया जाएगा तो वे जो है और अच्छे से सीखेंगे और उन्हें उसमें रुचि आएगी और वो सक्रिय रूप से उसमें शामिल होंगे। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हो, बिल्कुल सही। यदि कोई भी ऐसी गतिविधियां कराई जा रही है जो कि उनसे संबंधित है तो उनका जो है इसमें रुचि होगी, रुचि उसमें आएगी और वे जो है इसे करने में जो है सक्रिय रूप से शामिल होंगे इसमें और उन्हें जो है करने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, तो वे जो है इस प्रकार के गतिविधि में जो है शामिल होंगे। तो सही है ऑप्शन सेकंड। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। क्या अधिगम जो है बल अधिगम का जो है दोहराने पर और रटने पर जो है क्या बच्चे जो है अच्छे से सीख पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिगम जो है रुचि से होती है। यदि बच्चा का जो है उस फील्ड में रुचि है या कोई भी टॉपिक का आप बात कर लीजिए तो उसमें यदि रुचि है तो खुद ब खुद जो है उसमें इंटरेस्ट लेकर सुनेगा, उसे जो है ध्यानपूर्वक सुनेगा और उसमें जो है शामिल होने का प्रयास करेगा। तो ये भी गलत है। दोहराव और रटने पर जो है यह नहीं होता है अधिगम। शिक्षार्थी को सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। यदि शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है तो क्या शिक्षार्थी जो है उसमें शामिल होना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी गलत है। तो इसमें जो है सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है वो है गतिविधि उनके संदर्भ से संबंधित हो। तो कोई भी गतिविधि ऐसा कराया जाए शिक्षक द्वारा जो कि उनके संदर्भ से संबंधित है तो वे जो है इसे इंटरेस्ट लेकर करेंगे और उसमें जो है सक्रिय रूप से शामिल होंगे और व्यस्त रहेंगे। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, अभिकथन। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि शिक्षकों को जो है कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए जो है बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। यदि बच्चा जो है उदास है या बच्चा जो है डरा हुआ है, बहुत सारे से जो है ऐसा सिचुएशन हो सकते हैं बच्चों के साथ, तो ये जो है यदि टीचर से डरता है तो खुलकर अपने प्रश्नों को नहीं पूछ पाएगा, उनसे बातचीत करने में वो नहीं जो है अच्छा महसूस करेगा। तो इस प्रकार के जो बच्चों में यदि प्रॉब्लम है तो वे जो है इन बच्चे को जो है संवेगात्मक सहारा देना चाहिए शिक्षक को और तभी जाकर जो है वो संज्ञान सुनिश्चित कर पाएंगे और अर्थात वो जो है अधिगम कर पाएंगे। तो कारण देख लेते हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यदि बच्चे जो है दुखी है, यदि उसको जो है कोई और प्रॉब्लम है, वो जो है टीचर से डरता है तो बस वो वही सोच के जो है क्लास में रहेगा लेकिन वहाँ पे उपस्थित नहीं रहेगा क्योंकि उसके जो है अंदर एक डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, वो जो है जो पढ़ाई हो रहा है कक्षा में उस पर वो ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे उसको वो दिक्कत आ जाएगी। तो संवेगात्मक रूप से जो है शिक्षक को जो है एक बच्चे को सहारा देना चाहिए। तो ये जो है सही है कि संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। बच्चा का दिमाग में जो है चल रहा है वो जो है उसका भावनाओं में भी वो दिखती है, ठीक है। तो इसका जो है दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, तो जो बच्चे जो है जिन्हें जो है अधिगम कठिनाइयां होती हैं जिसे हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं, उन्हें जो है एक जैसे दिखने वाले जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उसको लेकर जो है उनमें भ्रम पाई जाती है। वे जो है ठीक से अक्षरों को पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं और जो है उन्हें जो है थोड़ी सी परेशानी आती है सेंटेंस को पढ़ने में, उच्चारण करने में, इस प्रकार के परेशानी से जो है वो गुजरते हैं। तो डिसलेक्सिया कहते हैं इस प्रकार के जो बच्चे जो ग्रसित रहते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई आती है, ठीक है। तो इसका मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निर्धारित बहुत
कम बुद्धि लब्धि होती है। ये जो है गलत है। ऐसा नहीं है कि जो सीखने में जो है कठिनाई महसूस कर रहे हैं उन बच्चों के पास जो है बुद्धि कम होती है, बल्कि वे जो है हो सकता है कोई अलग कारण हो जिसके कारण से जो है वो सीख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उन्हें अलग कोई परेशानी हो, ठीक है। नेक्स्ट है, नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। क्या उनका नज़र कमज़ोर है, इसी कारण से जो है पढ़ नहीं पाते हैं? देखिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है? और उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे ब्रेल लिपि की उनसे उनको जो है आवश्यकता पड़ती है, तो यदि वो सब चीज़ें अवेलेबल कर दिए जाते हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो जो नज़र कमज़ोर होने के कारण जो है बच्चे जो हैं बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत होगा, ठीक है? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। नहीं, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि उनका जो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्णों को लेकर जो है उनमें भ्रम होता है। जैसे वाज को वो 100 बोल देंगे, ठीक है? वाज को जो है 100 पढ़ लेते हैं, बी को डी पढ़ते हैं, ठीक है? इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में जो है बच्चे जो है खुद से कुछ-कुछ गतिविधियां करके सीखते हैं, और प्रगतिशील शिक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका का क्या हो सकता है, ये पूछा गया है ऑप्शन में। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। या बच्चों को जो है शिक्षक एकदम से स्वतंत्र छोड़ देते हैं, वो जो भी करे उनको जो है उससे कोई अ, उसका जो है वो ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें जो है उसी हाल में छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं होता है, इतना स्वतंत्रता भी उन्हें जो है नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें जो है कुछ एक्टिविटी दिया जाता है जो जिसके बारे में जो है शिक्षक उन्हें बताते हैं और बच्चे करते हैं, और साथ में जो है उसका क्या परिणाम है ये सभी जो है देखना, या बच्चे जो है कौन-सा जो है अम, लचीलापन थोड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनुशासनहीनता होती है। तो अनुशासन में थोड़ा बहुत रहकर भी जो है वो गतिविधि होती है। तो अ, इन चीज़ों को देखना, और ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ करते-करते बच्चे लगे आपस में झगड़ा करने, तो एकदम स्वतंत्र छोड़ देना जो है सही नहीं माना जाता है, ठीक है? तो ये गलत है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक स्रोत शिक्षक को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत कुछ जो है ज्ञान उनके पास होती है। जब जन्म के पश्चात जो है बच्चे जब धीरे-धीरे दुनिया को देखते हैं, वे जो है धीरे-धीरे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक के पास जाएँगे तभी जाकर उन्हें कुछ जो है ज्ञान मिलेगी। तो वे जो है पहले से ही जो है बहुत कुछ उनमें ज्ञान होती है। जन्म के पश्चात जो है बहुत कुछ वो सीख गए होते हैं विद्यालय जाने से पहले ही। ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। जो प्रगतिशील कक्षाएँ होती हैं, इसमें जो है शिक्षक की भूमिका यह होती है कि वो जो है सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन 3 ही इसमें सही हो जाएगा। शिक्षक निर्धारित क्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं? नहीं, ज्यों का त्यों लागू नहीं करते हैं। बल्कि उसमें जो है कुछ वो जो है ऐड कर सकते हैं या कुछ जो है कम कर सकते हैं, जैसा जो है बच्चों की आवश्यकता हो, जैसा जो है बच्चों के लिए सूटेबल हो, ठीक है? तो ऑप्शन 3 ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की बात हो रही है, ठीक है? तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे का अर्थ हुआ कि जो बच्चे थोड़ा जो है और बच्चों से, एवरेज बच्चों से जो है थोड़ा फास्ट है, किसी भी कार्य को जो है करने में उत्सुक उत्सुक है, और वे जो है किसी काम को जल्दी से कर लेता है या उसमें और भी टैलेंट है, ठीक है? इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो है कौन-सा सही है? ऑप्शन है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। सही है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अन्य छात्रों के तुलना में जो है वो उन्नत गति से सीखते हैं। वो फास्ट सीखने में सक्षम होते हैं। किसी भी कार्य को दिया जाए तो वो जो है तुरंत कर लेते हैं, और उनमें जो है और भी बहुत सारे जो है टैलेंट छुपी हुई होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चे का जो है ये गुण होती है। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने में अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। नहीं, ये गलत है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली छात्र है या बच्चा है वो जो है सभी फील्ड में जो है सही हो।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस ऑप्शन में बोला गया है कि निश्चित रूप से जो है शैक्षणिक में भी, सामाजिक में भी, भावनात्मक में भी, सभी में जो है उसके वो जो है उत्कृष्टता प्राप्त उसके पास उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो किसी एक ही फील्ड में जो है शैक्षणिक फील्ड में ही अच्छा हो, या सामाजिक में ही अच्छा हो, या भावनात्मक रूप से ही अच्छा हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी जो है ये फील्ड है, इनमें सब में जो है उसको वो जो है उत्कृष्टता प्राप्त कर ले, तो ये भी गलत है। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हमेशा जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो खुश ही रहे और लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित हुए हो। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से कभी वो दुखी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे निश्चित नहीं कहा जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताए हैं, और जिसमें से जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं क्या क्या है, ये पूछा गया है ऑप्शन में। तो ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता। तो देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्थात जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं, इनमें जो है ये जो है 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, और 2 से 6 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, और इसमें इनमें जो है गुण पाए जाते हैं प्रतीकात्मक खेल और जीववाद का, इनमें जो है ये विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वे जो है प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, और दूसरा है कि जीववाद का गुण उसमें यह पाया जाता है कि वे जो है सजीव और निर्जीव वस्तुओं को अंतर करने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें जो है लगता है कि सब चीजों में जो है जान है। जैसे वो गुड़िया से भी कोई बच्ची खेल रही है या कोई बच्चा खेल रहा है, तो वो समझता है कि जो गुड़िया जो है उसमें जो है जान है, कार एक है उसमें भी जो है जान है। कभी उसे चोट लग गया किसी चीज से, तो वो बोलता है कि इसने मुझे चोट लगा दिया, इसको मारो। और हम देखते भी हैं कि हम जो है उसे मनाने के लिए उसके सामने जो है उसे मारने का नाटक भी करते हैं, ताकि वे जो है चुप हो जाए, रोना बंद कर दे। ठीक है, इस प्रकार से होती ही है। तो बच्चों को जो है समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, जो 2 से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें। तो उन्हें जो है उनमें जो है अभी समझ नहीं होती है कि कौन सा वस्तु जो है सजीव है, कौन सा वस्तु जो है निर्जीव है। तो इसी कारण से जो है उन्हें जो है हमें उस प्रकार से जो है प्रक्रिया दिखाना पड़ता है। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए। तो जीववाद का जो है उनमें जो है यह गुण विशेषता होती है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से हमने इस सीटेट के बहुत से पेपर को सॉल्व कर लिया है, तो एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर लें। प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने जो है सीटेट से संबंधित लगभग सभी पेपर को जो है पेपर 1 का कर लिया है, जो कि 2011 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी पेपर्स हुए थे उसे कर लिया है। और 7 जुलाई 2024 का पेपर अभी हम कर रहे हैं, और इसके आगे जो है हम करने वाले हैं, जो 14 दिसंबर को परीक्षा हुआ था 2024 का, वो पेपर हम आगे करेंगे। ओके, तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 7 है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न जो है पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को जो है जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही जो है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। छात्रों को प्रतिक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, नहीं। छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, नहीं। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। आलोचनात्मक प्रश्न जो है इसीलिए पूछा जाता है ताकि वे जो है बच्चे जो है किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में है या किसी टॉपिक को ले सकते हैं आप, उसमें जो है क्या क्या उसकी आलोचनाएं हो सकती है, इसमें जो है उसको सोचने के लिए जो है ऐसा किया जाता है ताकि वे जो है उस पर चिंतन करे और समस्या समाधान के कौशल को जो है वो सीखे।
तो उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो देखिए आपको लग रहा होगा इस प्रश्न में जो है क्यों जो है ये ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए भी तो हो सकता है, इसका विकास के लिए भी तो हो सकता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन सबसे पॉजिटिव ऑप्शंस को देखा जाता है। सीटेट में जो है लगभग सभी पॉजिटिव ही ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन उसमें भी जो है सबसे जो अधिक पॉजिटिव दिखेगा आपको वो टिक करिएगा, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के अर्थात की डैश का निर्धारण करती है। तो आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का क्या निर्धारण करती है? तो जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली, ठीक है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो है आनुवंशिकता जो है ये पूरी तरह से एक व्यक्ति का सेक्स निर्धारण करता है। यह जो है जेंडर निर्धारण नहीं करता है, शैक्षणिक सफलता भी नहीं होगा, सीखने की शैली भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो देखिए जेंडर जो है एक सामाजिक अवधारणा है जो कि समाज द्वारा बनाया गया है, और लिंग जो होता है यह जो है आनुवंशिक अवधारणा है, ठीक है। आनुवंशिक रूप से ही वो जो है प्राप्त होती है, अवधारणा क्या वो तो प्राप्त ही होती है, ठीक है। तो जो जेंडर जो है ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये जेंडर वाला क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है सीट परीक्षा में, ठीक है। तो इसमें जो है कहा जाता है कि जो जेंडर जो है ये सामाजिक अवधारणा है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है समाज द्वारा जो है बनाया गया कि जेंडर जो है लड़कियां जो है ये काम के लिए बनी हुई है, लड़का वो काम के लिए बना है, जैसे जेंडर रूढ़िवादिता को ये दर्शाता है, ठीक है। और शैक्षणिक सफलता ये जो है किसी आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि ये जो है इसके अन्य बहुत सारे घटक होते हैं इसके पीछे, कि बच्चा जो है कैसा परिवेश में पढ़ रहा है, कैसा जो है उसे पढ़ाई में मन लग रहा है, नहीं मन लग रहा है, कैसा उसका विद्यालय में इन्वायरमेंट उसका कैसा मिला हुआ है, कॉलेज में कैसा इन्वायरमेंट मिले हुए हैं, दोस्त मित्र कैसे मिले हुए हैं, सब कुछ जो है बहुत सारे घटक इस पे काम करते हैं। तो ये जो है आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और सीखने की शैली जो है बच्चों का में जो डेवलप होती है वे भी जो है आनुवंशिकता से आनुवंशिक नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ओनली, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो बच्चों का जो है लंबाई में वृद्धि हो रही है और उसका जो है वजन में भी वृद्धि हो रही है, तो किस प्रकार का जो है विकास है, किस प्रकार का जो है परिवर्तन है? तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन। तो यह जो है वो है मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है। जो शारीरिक परिवर्तन जो होती है इसमें जो है बच्चों का हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, ठीक है, लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, तो ये जो है मात्रात्मक परिवर्तन है। और ये जो है संज्ञानात्मक नहीं है, गुणात्मक नहीं है, भावात्मक भी परिवर्तन नहीं है, और शारीरिक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन आप इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो है पुनर्बलन के बारे में बताया है, अर्थात जो है आलंबन और स्कैफोल्डिंग पार्ट जिसे हम कहते हैं। तो इन्होंने जो है कहा है कि बच्चों को जो है कुछ जो है उन्हें संकेत दिया जाता है, इशारे किया जाता है, तो जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उसमें जो है यदि नहीं समझ उनको आ रही है तो संकेत और इशारे के तहत जो उन्हें सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, खुद को नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा नहीं, आत्मवाक के प्रयोग, बिल्कुल सही। स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से जो है नियमित करते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। बच्चे जो है निजी वाक का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई बच्ची है वो टेडी बियर से खेलती है या कार से खेलती है, तो ये जो है खुद से कुछ कुछ बात कर रही होती है, जो जैसे बोलती है कि कार जो है मेरा दिल्ली पहुंच गया, अब जो है ये अब यूपी की तरफ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो वो खेल रही है, वो कार को जो है दौड़ा रही है, चला रही है, और वो जो है अपने से जो बोल रही है, इस प्रकार से जो खुद का जो है विकास कर रही होती है, तो वो जो है स्वयं को व्यवहार को जो है नियमित करती है, ठीक है। तो इसे जो है हम कहते हैं आत्मवाक, व्यक्तिगत वाक, निजी वाक, ठीक है। तो ये सभी जो है एक ही है, और इसी प्रकार इसी से जो है बच्चों का जो है खुद से जो है उन बात करने का जो यह निजी वाक है, इसके प्रयोग के द्वारा जो है वो अपना व्यवहार को जो है नियमित करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बिल्कुल भी गलत है। एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और ये जो है विकास के पहलू जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, नहीं, विकास जो एक सतत प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत जो है चलती रहती है। तो विकास जो है ये जीवनों पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ये असतत प्रक्रिया नहीं है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं। सही है, विकास जो है रेखीय नहीं होता है, रेखिक नहीं होता है, ठीक है, यह जो है चक्रीय होता है। ये सही है। विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है, गलत है, बल्कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। विकास जो है रेखीय नहीं होता है, बल्कि यह जो है चक्रीय होता है, वर्ताकुलर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सी शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो देखिए, कक्षा 5 के बच्चों को जो है तैरना क्या है और डूबना क्या है, इसकी अवधारणाओं को जो है पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए जो है संरचनावाद में जो दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक हैं, उनके द्वारा जो है कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो देखिए, इसमें ऑप्शंस हैं निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। तो शिक्षक जो है अनेक तरीका से पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई जो है लेक्चर देकर पढ़ा लेता है, कोई जो है निर्देशन देके पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, बस हो गया। और कोई जो है वीडियो दिखाते हैं, कोई जो है पावर पॉइंट अपना प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाकर लाते हैं, उसके थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 4 विधि हैं पढ़ाने के लिए, और सबसे जो है इसमें जो है कहा गया है, क्योंकि निर्देशित खोज जो है इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि संरचनावाद की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ निर्देशन देने का यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, निर्देशन सिर्फ देने, इंस्ट्रक्शन दे दिए हो गया, नहीं, बल्कि निर्देशित खोज, ठीक है, खोज की यहाँ पे बात हो रही है। और संरचनावाद, क्योंकि यहाँ पे में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक हैं, तो ये जो है निर्देशित खोज को जो है, खोज के द्वारा जो है इस अवधारणाओं को समझाने के अर्थात स्पष्ट करने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन इसमें 1 सही हो जाएगा, निर्देशित खोज। तो बच्चे जो है इसके बारे में खोज करेंगे, तो ये जो है उनका जो है संज्ञानात्मक विकास होगा, और वे जो है बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो देखिए, इसमें ऑप्शंस हैं, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है जेंडर प्रारूप, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान। तो देखिए, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। तो पहले से ही जो है उसके किसी चीज के प्रति जो है हम एक धारणा बनाए हुए हैं, और कुछ पहले से ही वो चलते आ रही है, अर्थात वो जो है पूर्व कल्पित है, पहले से जो है उसका कल्पना किया गया है। और इस व्यवहार को जो है हम जेंडर के जो व्यवहार है, इसे हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, एक समावेशी कक्षा में, देखिए समावेशी कक्षा क्या क्या अर्थ है कि ऐसा कक्षा जिसमें जो है सभी तरह के बच्चे जो हैं और सामान्य बच्चे, सभी बच्चे जो है एक साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे जिसमें बच्चे जो हैं विकलांग बच्चे भी हो सकते हैं, और कुछ जो है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बिछड़े हुए बच्चे भी हो सकते हैं, गरीब बच्चे भी होते हैं, अमीर बच्चे भी होते हैं, और सामान्य बच्चे भी होते हैं। जेंडर के यदि बेस पर बात करें तो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, ठीक है। तो सभी जो है बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होती है। जो भी उनके जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाती है, इसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा सत्र अपनाया जाता है, नहीं,
मानक पाठ्यचर्या नहीं अपनाया जाता है, सब कुछ जो है तो उनके लिए जो है समान पाठ्यचर्या नहीं होती है। सबका जो है लेवल अलग-अलग होता है। कोई बच्चा जो है एवरेज होता है, कोई बहुत तेज होता है, कोई बहुत धीमे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है एक समान पाठ्यचर्या रहेगा, उन्हें जो है कवर करने में परेशानी होगी। वे जो है सिलेबस को कवर नहीं कर पाएँगे, उन्हें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। उन्हें जो है अधिगम में बहुत तरह से कठिनाई आ सकती है, इसलिए जो है ऐसा नहीं है, समावेशी कक्षा में ऐसा नहीं होता है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। नहीं, सभी बच्चे जो हैं काम करते हैं, सिर्फ यही नहीं करते हैं। सभी बच्चे सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है, नहीं। उन्हें जो है समान दिया जाता है, समान व्यवहार किया जाता है, उनके पास सहानुभूति के रूप में जो है सहानुभूति उन्हें नहीं दी जाती है, ठीक है? बच्चों को जो है सहानुभूति नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें जो है समानुभूति दी जाती है, अर्थात उन्हें भी जो है समान समझा जाता है और उन्हें जो है जो भी उनकी आवश्यकता है, उसी के अनुसार से जो उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो आश्रित के रूप में देखा जाता है, ये गलत है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। तो समावेशी शिक्षा में जो है सभी बच्चे जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें शामिल होते हैं, उसमें कोई जो है भेदभाव नहीं होता है और इसलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दें। क्वेश्चन 15 है, लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? तो देखिए उन्होंने जो है छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर जो है कैसे बनाया जा सकता है बताया था। तो एक अनुशासित संसित दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। छात्रों को ऐसा प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सके। नहीं, उन्हें जो है ऐसा प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित, नहीं गलत हो जाएगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, गलत, ये भी तरीका नहीं होगा सही, बल्कि उन्हें जो है जो भी उनके जो है वर्तमान स्तर है, जो जितना वो समझ पा रहे हैं उसी के अनुसार से जो है उन्हें कार्य देना जो है सही रहेगा, ये भी गलत है। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, बिल्कुल सही है। छात्रों को जो है उनका जो भी वर्तमान स्तर है, जो कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ जो है थोड़ा उनसे भी जो है कम समझ पाते हैं, तो उनका जो स्तर है सीखना समझने की स्तर है, उसी के अनुसार से जो है उसी के आधारित जो है उनका समर्थन करना और साथ में जो है उनका मार्गदर्शन देना, ठीक है, और उनको जो है उन्हीं के लेवल का, उन्हीं के स्तर का कार्य देना, ये जो है सही होगा, ठीक है। तो यही जो है लेव वैगोत्स्की का सिद्धांत है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, ये तो एकदम गलत है, ठीक है। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से कर लेंगे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये पार्ट 1 था, इसे हमने कंप्लीट कर दिया। पार्ट 2 में जो है हम जो बचे हुए सीटीपी के क्वेश्चन है उसे कर लेंगे। उसके पश्चात ईवीएस के भी क्वेश्चन का हम वीडियो इसी प्रकार से आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।